हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 17 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 17 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी कांस्टेबल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि भारत के संविधान के अनुसार राज्य का राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति की जो न्यूनतम आयु है ना, वो क्या होनी चाहिए। तो देखिए, किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए जो आपका न्यूनतम आयु है ना, वो 35 वर्ष होना चाहिए। तो 35 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो ये आपका 25 वर्ष होना चाहिए। जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है ना, वो आपका 30 वर्ष होना चाहिए। इसके अलावा राज्य की विधानसभा का सदस्य बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर जो है ये किस वंश का शासन रहा था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सल्तनत पर जो है 5 वंशों ने जो है वो शासन किया था। और वो 5 वंश कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे पहले जो शासन है वो गुलाम वंश के द्वारा किया गया था। और गुलाम वंश ने जो है 1206 से लेकर जो है 1290 ईस्वी तक यानी 84 साल जो है गुलाम वंश ने दिल्ली सल्तनत पर जो है वो शासन किया था। उसके बाद आपका खिलजी वंश आया था। खिलजी वंश ने जो है 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक जो है वो शासन किया था। उसके बाद आपका तुगलक वंश आया था। तुगलक वंश ने जो है 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक जो है वो शासन किया था। उसके बाद आपका सैयद वंश आया था, जो कि 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक जो है वो शासन किया था। और पांचवा जो आपका वंश रहा था वो आपका लोधी वंश रहा था। लोधी वंश ने जो है 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक जो है दिल्ली सल्तनत पर जो है वो शासन किया था। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि इनमें से जो आपके पहले जो 4 वंश थे ना, वो आपके मूल रूप से जो वो तुर्क से थे, यानी खिलजी वंश, गुलाम वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश। ये जो आपके 4 वंश थे ना, ये आपके तुर्क से थे। और ये जो आपका लोधी वंश था ना, ये आपका अफगान से था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपका 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक पूछा गया था, तो खिलजी वंश आपका करेक्ट आंसर हो। और देखिए, एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि खिलजी वंश की जो स्थापना है ना, वो किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि खिलजी वंश की स्थापना दास वंश यानी गुलाम वंश के अंतिम शासक कैमर की हत्या करके जो है जलालुद्दीन खिलजी ने जो है इस वंश की स्थापना की थी। और ये जो आपका अलाउद्दीन खिलजी था ना, वो आपका जो है खिलजी वंश का सबसे प्रमुख शासक था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार गणेश चतुर्थी ये जो है किस महीने में मनाया जाता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि गणेश चतुर्थी ये जो आपका हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो है ये आपका भाद्रपद महीने, जो कि अंग्रेजी कैलेंडर में जो है भाद्रपद महीने को अगस्त या सितंबर कहा जाता है। और इसमें जो है शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से जो है ये आपका शुरू होता है और ये आपका चतुर्दशी को जो है वो समाप्त हो जाता है। यानी जो ये आपका गणेश चतुर्थी जो त्यौहार है ना, ये आपका 10 दिनों तक जो है वो आपका मनाया जाता है। तो भाद्रपद महीना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A जो है ये किससे संबंधित। तो देखिए, अगर बात कर लेते हैं अनुच्छेद 21A के बारे में, तो देखिए अनुच्छेद 21A ये जो है घोषणा करता है कि किसी भी राज्य से 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को जो है वो आपका मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो है वो प्रदान करेगा। और ये जो प्रावधान है ना, ये आपका केवल प्रारंभिक शिक्षा को जो है मौलिक अधिकार जो है ये बनाता है। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 21A को जो है हमारे संविधान में 2002 में जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है इसे जोड़ा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका अनुच्छेद 21 से ये जो है किससे संबंधित है, तो ये आपके शिक्षा
शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो शिक्षा का अधिकार आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 14 ये जो है कानून के समझ समानता को बताता है। अनुच्छेद 19 की बात कर ले तो ये आपका भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बताता है। अनुच्छेद 21 जो है ये आपका जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जो है ये आपका संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि ये जो आपका कोली नृत्य है ना, ये किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए कोली नृत्य की बात कर ले तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य का जो है एक लोक नृत्य है। इसके अलावा ये जो आपका गोवा का भी जो है वो आपका नृत्य है। तो आपके ऑप्शन में जो महाराष्ट्र दिया गया था, तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर हो। इसके अलावा महाराष्ट्र के अन्य लोक नृत्य की बात कर ले तो देखिए धनगरी गाजा, उसके बाद लावनी, पोदास नृत्य, तमाशा, ये सब जो आपके महाराष्ट्र के जो है अन्य लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि वॉलीबॉल के एक टीम में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं। तो देखिए वॉलीबॉल के एक टीम में जो है आपके टोटल 6 खिलाड़ी होते हैं। तो 6 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर लेते हैं विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों की संख्या आगे के शिफ्टों के लिए, जैसे कि बेसबॉल में जो है आपके खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। रग्बी फुटबॉल में जो आपके 15 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में जो आपके 4 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो की बात कर ले तो इसमें आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में जो आपके 9 खिलाड़ी होते हैं एक साइड में। कबड्डी में जो आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल क्रिकेट में जो आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। और वहीं अगर नेट बॉल का पूछ ले तो नेट बॉल में जो है आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विश्व में हरित क्रांति के जनक यानी फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के रूप में जो है ये किसे जाना जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है ये नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। तो नॉर्मन बोरलॉग आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है ये आपके MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और बात कर लेते हैं नॉर्मन बोरलॉग के बारे में। तो देखिए इन्हें वर्ष 1970 में जो है आपका हाई यील्ड वेराइटीज यानी उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने के लिए और उनके कार्य करने के लिए जो है इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से जो है वो प्रदान किया गया। यानी आगे के शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि नॉर्मन बोरलॉग को जो है आपका नोबेल शांति पुरस्कार कब प्रदान किया गया था। तो 1970 में जो है इन्हें प्रदान किया गया था। और किस कार्य के लिए जो है प्रदान किया गया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि उच्च उपज देने वाली किस्म यानी हाई यील्डिंग वेराइटीज को विकसित करने और उनके कार्य करने के लिए जो है इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार जो वो प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मई 2022 से भारत के विदेश सचिव यानी फॉरेन सेक्रेटरी जो है ये कौन है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में मई 2022 से जो है भारत के जो आपके विदेश सचिव यानी जो आपके फॉरेन सेक्रेटरी है ना, ये आपके विनय मोहन क्वात्रा हैं। तो विनय मोहन क्वात्रा आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछ ले कि मई 2022 से पहले जो है भारत के विदेश सचिव कौन थे, तो ये आपके हर्षवर्धन श्रृंगला थे। और ये जो आपके 33वें नंबर के जो है वो आपके विदेश सचिव थे। 34वें यानी वर्तमान विदेश सचिव की बात कर ले तो विनय मोहन क्वात्रा है जो कि 34वें नंबर के हैं। और ये आपके 1 मई 2022 से लेकर जो है अभी तक जो है ये आपके कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि विच मिनिस्टर इनॉग्रेटेड लार्जेस्ट साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल यानी फेस्टिवल नहीं होगा, यहाँ पर आपका बाजार होगा। यानी किस मंत्री ने जो है सबसे बड़े दक्षिण एशियाई फिल्म बाजार का जो है उद्घाटन किया। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नवंबर 2022 में यूनियन मिनिस्टर यानी केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा जो है गोवा में फिल्म बाजार का जो उद्घाटन किया गया था। तो आपका अनुराग सिंह ठाकुर आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका दक्षिण एशिया का जो है सबसे बड़ा फिल्म बाजार था, जो कि आपका 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI के अवसर पर जो है ये आपका आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि परमाणु क्रमांक 12 ये जो किस तत्व का होता है। तो देखिए 12 जो एटॉमिक नंबर है ना, ये आपका मैग्नीशियम धातु का होता है। तो
तो मैग्नीशियम आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, तो Mg जो है मैग्नीशियम का सिंबल होता है। और ये जो आपका किस आवर्त यानी किस पीरियड में आता है, तो देखिए आपका जो मैग्नीशियम है ना ये आपके तीसरे पीरियड में आता है। और समूह यानी किस ग्रुप में आता है, तो ये आपका दूसरे ग्रुप में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हरित क्रांति ये जो है किस फसल से संबंधित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए हरित क्रांति जो है ये आपका चावल और गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्म से जो है वो संबंधित है। तो चावल और गेहूं आपका करेक्ट आंसर होगा। इससे पहले के शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि जो आपका हरित क्रांति है ना इसकी सर्वप्रथम जो शुरुआत है ये किस देश से हुआ था। तो देखिए हरित क्रांति की जो शुरुआत है ये आपका मैक्सिको देश से हुआ था, जो कि आपका 1960 में जो वो शुरू हुआ था। वहीं अगर बात कर ले भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो ये आपका 1965-68 में हुआ था। और कल के शिफ्टों में आपसे पूछा गया था कि भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है ना वो सबसे पहले किस राज्य से हुआ था, तो ये आपका पंजाब राज्य से हुआ था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है ना ये सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है ना ये सबसे पहले 1867-68 में जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो दादा भाई नौरोजी आपका करेक्ट आंसर हो। इसके अलावा एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय की जो गणना की थी ना वो किस सिद्धांत के आधार पर की थी। तो देखिए ये जो आपके धन के पलायन के सिद्धांत के आधार पर जो है वो राष्ट्रीय आय की गणना किए थे। और उस समय जो है भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी ना यानी 1867-68 में जो आपका राष्ट्रीय आय की गणना किया गया था उस समय जो भारत का प्रति व्यक्ति आय था वो आपका 20 रुपये प्रति वर्ष बताया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जल्लीकट्टू जो है ना ये किस देश का स्पोर्ट है यानी खेल है। तो देखिए जल्लीकट्टू की बात कर ले तो ये आपका भारत देश का जो है एक खेल है। तो भारत आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले किस राज्य का जो है ये त्यौहार है, तो देखिए ये जो आपका जल्लीकट्टू है ना ये तमिलनाडु राज्य का जो है वो त्यौहार है। और ये जो आपका जो जल्लीकट्टू त्यौहार है ये पोंगल के तीसरे दिन यानी जनवरी महीने में जो है इस त्यौहार को मनाया जाता है। और इसमें जो है बैलों से इंसान की जो है वो लड़ाई करवाई जाती है। और देखिए मैं आपको बता दूं कि जल्लीकट्टू को जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2014 में जो है इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके जो है इन्हें कहां निर्वासित कर दिया गया। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बहादुर शाह जफर और उनके बेटे को जो है ये आपके मेजर हडसन ने जो है हुमायूं के मकबरे से जो है इन्हें पकड़ा था। और बाद में जो इन्हें लाल किले में जो है कुछ दिन तक जो है इन्हें कैद में रखा था। और बाद में जो इन्हें रैंगून जो कि आपका म्यांमार में है और यहाँ पर जो है इन्हें जो है वो निर्वासित कर दिया था जहाँ पर जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। तो लाल किला पर जो है वो इन्हें जो है कैद कर दिया गया था। तो लाल किला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कौन सा जो महासागर है ना वो आपका एस शेप यानी एस आकार का है। तो देखिए ये जो आपका अटलांटिक ओशियन है ना ये आपका एस आकार का है। तो अटलांटिक ओशियन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले डी शेप का जो है कौन सा महासागर है। तो देखिए डी शेप की बात कर ले तो ये आपका आर्कटिक ओशियन है। अगर बात कर ले इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर का कैसा शेप है, तो देखिए एम शेप का जो है ये आपका इंडियन ओशियन है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि देश के जीडीपी का जो आंकलन है ना ये किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए देश के जीडीपी का जो आंकलन है ये आपका आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है। तो आर्थिक क्षेत्र आपका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मनरेगा ये जो है किस मंत्रालय के द्वारा जो है वो क्रियान्वयन किया जा रहा है। यानी जो है आपका मनरेगा है ना ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर होगा। और बात कर ले मनरेगा के बारे में, इसका एग्जाम में जो है फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है ना वो आपका महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है। और इस अधिनियम को जो है 2005 में जो है वो पारित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2022 का संगीत अकादमी जो पुरस्कार है ना ये किसे दिया गया है। तो देखिए 2022 के संगीत अकादमी पुरस्कार की बात कर ले तो ये आपके हरिकेश सुलभ और अनूप जलोटा को दिया गया है। तो सॉरी ऋषिकेश सुलभ आपका करेक्ट आंसर होगा और अनूप जलोटा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कुछ बच्चों ने बताया कि साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में पूछा गया।
तो देखिए अगर बात कर ले साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में, तो देखिए हमारे संविधान में जो आपके 8वीं जो शेड्यूल्ड है ना, उसमें जितनी भी भाषाएं उनके लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। और 2022 में हिंदी भाषा के लिए जो है ये आपका बद्री नारायण को जो है पोएट्री में तुमडी के शब्द के लिए जो है इन्हें दिया गया था। तो अगर ये पूछा गया था तो बद्री नारायण आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले 2021 में हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो ये किसे दिया गया था, तो ये आपके दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया था, जो कि इनके नाटक सम्राट अशोक के लिए दिया गया था। वहीं अगर इंग्लिश में साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात कर ले, तो देखिए 2022 में जो है ये आपके अनुराधा रॉय को दिया गया था। और अनुराधा रॉय को जो है इनके उपन्यास ऑल द लिव्स वी नेवर लिव्ड इनके लिए जो है इन्हें दिया गया था। वहीं अगर 2021 की बात कर ले, तो ये आपका नमिता गोखा को जो है वो दिया गया था, नमिता गोखले को जो है वो दिया गया था। और इनके किस उपन्यास के लिए दिया गया था, तो थिंग्स टू लीव बिहाइंड इस उपन्यास के लिए जो है इन्हें दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सीता का पर्यायवाची शब्द जो है कौन सा नहीं है। तो देखिए सीता के पर्यायवाची शब्द की बात कर ले, तो वैदेही, जानकी, भूमिजा, जनकन्या, जनक नंदिनी, रामप्रिया, ये सब जो आपके होते हैं ना वो सीता के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया होगा, इसके अलावा जो आपका चौथा ऑप्शन दिया होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट आपका एक बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए बाग बाग होना मुहावरे का जो अर्थ होता है ना वो बहुत खुश होना होता है। तो बहुत खुश होना आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इसी तरह एसएससी का किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू ऑल द